दोस्तों, फ्री सीखो में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय और आज के एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 3 के लेसन में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बचे हुए थे वो सभी के सभी का खत्म होने वाले हैं। जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, ताकि इसके बाद पार्ट 3 के बाद जो लेसन्स आने वाले हैं ना वो एंडोक्राइन सिस्टम के MCQs पे आने वाले हैं। और ये जो MCQs रहेंगे ना वो कोई भी एग्जाम जिसमें बायोलॉजी सेक्शंस आते हैं उसका एंडोक्राइन सिस्टम टॉपिक से एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, वो 100% गारंटीज है। तो मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाले एक भी वीडियोस आप मिस ना कर पाएँ। और जो पिछले पार्ट 2 में वॉइस इश्यू हुआ था उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसमें जो मेरा वॉइस था वो आप लोगों तक सुनाई दे रहा था। मैंने उसे रीटेस्ट किया था, तो मैं नहीं चाहता कि उसे पार्ट 2 को फिर से दोबारा लाऊं ताकि आपका सेशंस बैक्स पीछे चलता जाए। मैं पार्ट 3 लेकर आ रहा हूँ उससे आगे, इसमें उस वॉइस का प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं मेरे साथ। तो कल जैसे मैंने बताया था कि थायराइड ग्लैंड्स में 2 तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशंस होता है। जो पहला हार्मोन्स जो था वो थायरोक्सिन हार्मोन्स था और दूसरा जो हार्मोन्स था वो कैल्सीटोनिन हार्मोन्स था। तो चलिए आज के लेसन्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बने रहिए पूरे सेशंस तक, और बिल्कुल कहीं जाना नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं इसमें बताने वाला हूं। सो आप पूरा सेशंस को जरूर देखते रहिए लाइव, और जो भी आपके डाउट्स हो वो लाइव कमेंट्स करेंगे। तो अगर मैं देख पाता हूं तो मैं उसे आपको कमेंट्स को रिजॉल्व भी कर दूंगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ आपको इश्यूज जैसे वॉइस प्रॉब्लम बीच में अगर आ रहे हैं तो वो वॉइस इशू नहीं हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वो जो भी है अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मैं इसे शायद देख लूँ और इसे फिर रिजॉल्व कर लूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 3, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 3, एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो सेशंस में बने रहिए और कहीं जाइएगा नहीं। थोड़ा सा मैं वर्ड खोल ले रहा हूँ। और जैसे मैंने कल बताया था कि थायराइड में 2 तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशंस होता है। तो कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता था मैं बताया था, थायरोक्सिन और दूसरा कैल्सीटोनिन। जिसमें मैंने बताया था क्या कि थायरोक्सिन जो हार्मोन्स है वो कितना % रिलीज होता है हमारे बॉडी में, तो 98% रिलीज होता है। तो थायराइड में जो सेकेंड टाइप का जो हार्मोन्स था जो कैल्सीटोनिन था वो सिर्फ रह गया था, और वो बताने के बाद फिर मैं आगे का बताता हूँ। तो थायराइड का हेडिंग डाल दीजिए। थायराइड मैंने बता रहा था, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का मैंने बताया था कि इसमें 2 तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशंस होता है। अगर हार्मोन की बात करते हैं तो 2 तरह का हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। थायरोक्सिन मैं बता चुका हूँ, इसीलिए थायरोक्सिन का अभी नहीं बताऊंगा, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग मेरा पिछले लेक्चर्स को नहीं देख पाए हैं तो वो जाकर देख लें। थायरोक्सिन हार्मोन, और दूसरा बहुत कम लोग जानते हैं कि कैल्सीटोनिन हार्मोन्स भी रिलीज करता है, लेकिन इसका फंक्शंस बहुत अच्छा है और बहुत ही अलग है। तो मैं इसलिए यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा बायोलॉजी में आपको नॉलेज भी हो जाए। जो थायरोक्सिन हार्मोन्स है ना वो 98% रिलीज होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन्स हमारे शरीर में क्या करता है, आयोडीन्स को मेंटेन करता है।
लाइव सेशन को शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा ये हो गया था, अभी शुरू करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड्स का जो मैंने बताया था, अब देखिए थायराइड ग्लैंड्स में मैंने बताया दो तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो 98% रिलीज होता है, और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स कितना परसेंट रिलीज होता है, तो 2% रिलीज होता है। ठीक है, कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो 2% रिलीज होता है। थायरोक्सिन हार्मोन्स अगर हमारे बॉडी में कम या ज़्यादा हो तो थायराइड ग्लैंड्स रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, जो कि थायराइड दो तरह के थायराइड हाइपो, अगर थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशंस कम होता है तो उसे हाइपो सिक्रीशंस बोलेंगे, और ज़्यादा होता है तो हाइपर सिक्रीशंस बोलते हैं। अगर कम होता है तो उस केस में हमें गोइटर हो जाता है, और अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में क्या होता है, जितने भी हाइपरथायराइडिज्म के केसेस हो जाते हैं, जैसे कि वेट का घटना, वेट का बढ़ना, ये सब जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होते हैं। कल मैंने पूरा का पूरा सेशन इस पे बताया था अच्छे से। तो आज मैं बताता हूँ कैल्सिटोनिन के बारे में। तो हेडिंग यहाँ पे दे दे कैल्सिटोनिन हार्मोन। क्या? कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन्स क्या करता है कि ये जो है इसका फंक्शंस क्या है, तो जो हमारे ब्लड में कैल्शियम का अमाउंट अगर एक्सेस हो जाता है, अगर ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है, बोन तक पहुंचा देता है। वो क्या करता है, बोन तक पहुंचा देता है। मतलब कि अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो वो एक्सेस कैल्शियम को बोन तक ट्रांसफर कर देता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट रिलीज ड्यूरिंग when the excess when the excess when the excess amount of calcium present in blood। ठीक है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं तो ये हार्मोन्स रिलीज होता है, एंड इट ट्रांसफर excess calcium from blood to bone। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा होगा तो स्टोन होने की संभावना है। तो उस केस में क्या करता है कि ब्लड का जो एक्सेस कैल्शियम है, ब्लड में जो एक्सेस कैल्शियम, जो ज़्यादा कैल्शियम है, वो बोन तक पहुंचा देता है। बोन को क्या, बोन में तो पूरा का पूरा कैल्शियम ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए बोन तक वो पहुंचा देता है। तो इसका काम इतना ही है कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का, कि अगर ब्लड में कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा होता है तो एक ज़्यादा कैल्शियम, जो एक्सेस कैल्शियम है, वो बोन तक ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो कौन से ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो पाराथायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन से ग्लैंड्स? पाराथायरॉयड। थायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो पाराथायरॉयड के बारे में पढ़ेंगे। तो लिख देते हैं पाराथायरॉयड ग्लैंड। ये सभी के सभी कौन से ग्लैंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और सभी के सभी ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं? तो हार्मोन्स का सिक्रेशंस कर रहे हैं। तो पाराथायरॉयड ग्लैंड्स भी क्या करेंगे? हार्मोन्स का सिक्रेशंस करेंगे। और इसका अगर लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड रहेंगे? लोकेटेड इन thoracic cavity। thoracic cavity या फिर गला बोल सकते हैं हिंदी में, गला में लोकेटेड रहेंगे। ठीक है,
एक्चुअली ये जो है इसका भी शेप कैसा रहेगा, एच टाइप में ही रहेगा, एच टाइप का ही रहेंगे, ठीक है। इसका शेप कैसा रहेगा, एच टाइप का रहेगा। और ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं। तो ये क्या रहेंगे, डिफरेंट पार्ट्स बट कनेक्ट। ये एक जो लोब है ना, ये क्या है, अलग अलग पार्ट्स है। जैसे एक पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गए, तीन पार्ट हो गए, चार पार्ट हो गया। तो चार पार्ट तो है, कहने का मतलब कि डिफरेंट पार्ट तो है। ये लोब की बात करें, ये डिफरेंट क्या है, पार्ट है, बट कनेक्टेड क्या है, इंटरनली है, कनेक्टेड इंटरनली, ठीक है। तो ये जो लोब है ना, वो डिफरेंट लोब, डिफरेंट पार्ट है बट कनेक्टेड सब है ना, इसीलिए इसको कनेक्टेड इंटरनली करते हैं। और ये जो है ना, ये सिर्फ एक पाराथायरॉइड ग्लैंड्स की बात कर रहे थे। कौन सा, एक पाराथायरॉइड ग्लैंड्स की, ठीक है। तो ये हो गई है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये कौन सा हार्मोन्स का सिक्रीशंस करता है, तो याद करने के लिए मैं बता देता हूं। थॉयराइड जो है वो कौन सा हार्मोन्स को रिलीज करता है, थॉरक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो पाराथायरॉइड कौन सा हार्मोन्स को रिलीज करेगा, तो पाराथॉरक्सिन हार्मोन को रिलीज करेगा। तो हम लोग लिख देंगे क्या, पाराथायरॉक्सिन, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसी हार्मोन्स को हम लोग बोल सकते हैं पाराथॉरक्सी हार्मोन्स। क्या बोल सकते हैं, पाराथायरॉक्सी हार्मोन। अब इस हार्मोन्स का काम क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि कैल्सीटोनिन हार्मोन्स जो थायराइड ग्लैंड्स का 2% जो होता है, वो काम क्या करता है, तो ब्लड में जो कैल्शियम प्रेजेंट रहते हैं, ब्लड में जो एक्सेस कैल्शियम प्रेजेंट रहते हैं, उस एक्सेस कैल्शियम को बोन तक ट्रांसफर करता है, ठीक है। उस एक्सेस कैल्शियम को बोन तक ट्रांसफर करता है। तो ये जो पाराथॉरक्सिन हार्मोन्स जो रिलीज हुआ, तो ये क्या करेगा, इसका जस्ट उल्टा। अब जो एक्सेस कैल्शियम जो बोन में होगा ना, उसको वो ब्लड तक लेकर जाएगा, ठीक है। ये काउंटर एक्ट, एक दूसरे के क्या करते हैं, काउंटर एक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। ये दोनों हार्मोन्स काउंटर एक्ट हार्मोन्स कहलाते हैं एक दूसरे का। तो ये जो है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इट फंक्शंस की अगर बात करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इट ट्रांसफर एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम, एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन कहाँ, बोन, टू ब्लड। अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है, तो जो एक्सेस अमाउंट कैल्शियम प्रेजेंट होगा बोन पे, तो वहां से वो एक्सेस कैल्शियम को उठाकर ब्लड में ले आएगा। और ये किसका काउंटरएक्ट काम कर रहा है, तो ये काउंटरएक्ट का काम कर रहा है कैल्सीटोनिन हार्मोन्स का। तो हम लोग बोलेंगे इट इज काउंटर एक्ट हार्मोन ऑफ कैल्सीटोनिन प्रोड्यूस्ड बाय किससे, थॉयराइड ग्लैंड। थॉयराइड ग्लैंड कैल्सीटोनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। और ये जो पाराथॉरक्सिन हार्मोन है, वो क्या है, तो काउंटर एक्ट हार्मोन्स है किसके, कैल्सीटोनिन हार्मोन्स के। क्यों, क्योंकि कैल्सीटोनिन हार्मोन्स था जो कि ब्लड में एक्सेस अमाउंट ऑफ अगर कैल्शियम होता है तो वो बोन तक ट्रांसफर करता है। और ये पाराथॉरक्सिन हार्मोन्स क्या करता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन बोन, अगर वो बोन में है
तो ब्लड तक लेकर आता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, बैलेंस करते रहता है। जहाँ पे कैल्शियम की कमी होती है वहाँ पे वो हार्मोन्स रिलीज होता है और वहाँ पे वो अपना काम करना शुरू करता है। तो ये हो गई क्या, पाराथॉरैक्सिन ग्लैंड्स की बात। अब हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्लैंड्स है, सो अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और इससे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। थाइमस ग्लैंड, ठीक है। अब ये थाइमस ग्लैंड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसका लोकेशन की बात करेंगे। तो लोकेशन कहाँ रहेगा, तो चेस्ट में रहेगा, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, चेस्ट कैविटी। लोकेशन कहाँ रहेगा, चेस्ट में रहेगा। ये थाइमस ग्लैंड जो है ना, ये एकमात्र एक ऐसा इकलौता ग्लैंड्स है, मात्र एक ऐसा इकलौता ग्लैंड्स है जो कि एज के मुताबिक ये छोटा होते जाता है। कुछ एज तक ये बढ़ता है, कुछ एज तक ये बढ़ता है, उसके बाद जैसे ही एज बढ़ता है ना वैसे ही ये ग्लैंड साइज में छोटा होता है। बाकी हमारे शरीर का कोई भी पार्ट्स ऐसा नहीं है कि एज के अकॉर्डिंग वो उनका साइज डिक्रीज होता हो, लेकिन एक मात्र हमारे पूरे बॉडी में थाइमस ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड्स है जिसका साइज एज के मुताबिक रिड्यूस होता है, ठीक है। अब ये रिड्यूस होता है तो इसका लॉसेस क्या है हम लोगों को, तो वो हम बताते हैं। पहले आप ये चीज लिख लीजिए कि थाइमस ग्लैंड जो है वो एज एज increase from 0 to 30 years size of thymus gland will increase, ठीक है। 30 साल जो है ना वो सिचुएशन एज है इस थाइमस ग्लैंड के लिए, मतलब 25 से 30 साल तक ही बढ़ता है, ठीक है। और उसके बाद 30 साल आफ्टर 30 years द साइज विल डिक्रीज, इसका साइज क्या होता है, घटता है 30 साल के बाद, ठीक है। अब इसका साइज घटता है तो इसका लॉसेस क्या होगा, अब हम ये बताते हैं। तो ये जो है ना इम्यून सिस्टम, जो हम लोग का रोग से लड़ने का क्षमता जो होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, ये किसकी वजह से होता है, तो ये थाइमस ग्लैंड की वजह से होता है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता थाइमस ग्लैंड की वजह से होता है और ये 30 साल के बाद इसका क्या होता है, ग्लैंड छोटा होता है, तो जाहिर सी बात है कि इससे जो सिक्रीशंस होगा, इससे जो हार्मोन्स निकलेंगे उसका क्वांटिटी भी कम हो जाएगा। और जब क्वांटिटी कम हो जाएगा तो इम्यून सिस्टम, जो रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो क्या होंगे, घटने लगेंगे। इसीलिए 30 साल के बाद अगर कोई इंसान बीमार होता है तो उसका वो बीमार ही कंटिन्यू रह जाता है जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर कोई 15 साल या 20 साल या 25 साल का कोई बच्चा अगर बीमार होता है तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है मेडिसिन लेने के बाद, और कई बार तो बिना मेडिसिन लिए हुए ठीक हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये सब का सब कौन कराता है, तो थाइमस ग्लैंड कराता है, ठीक है। सबका सब कौन कराता है, तो थाइमस ग्लैंड कराता है। अब यहाँ पे देखिए कि आखिर ये किस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो जो थाइमोसिन हार्मोन्स है, वो जो थाइमोसिन हार्मोन्स है, थाइमोसिन जो हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन है वो लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ब्लड का पार्ट से बता देता हूं मैं थोड़ा सा यहाँ पे। लिम्फोसाइट्स पहले लिख लीजिए, लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट है ना उसको क्या करता है, डेवलप करता है, डेवलप करता है या मैच्योर करता है, या मैच्योर करता है, ठीक है। अब ये लिम्फोसाइट में भी दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स में कौन होते हैं, लिम्फोसाइट
लिम्फोसाइट में दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक बी टाइप एंड एक टी टाइप लिम्फोसाइट्स। बी टाइप लिम्फोसाइट्स, बी टाइप एंड टी टाइप लिम्फोसाइट, बी टाइप लिम्फोसाइट, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, टी टाइप लिम्फोसाइट, सॉरी LYMPHOCYT, ठीक है। ये बी टाइप लिम्फोसाइट्स एंड टी टाइप लिम्फोसाइट्स। अब हम बता देते हैं कि ये बी टाइप और टी टाइप लिम्फोसाइट्स होते क्या है और कहाँ से आते हैं। तो जब हम लोग ब्लड पढ़ते हैं, जब हम लोग ब्लड पढ़ते हैं, ब्लड का फॉर्मेशंस कहाँ होता है, जिसको नहीं पता है वो लिख ले कि बोन मैरो में होता है। फॉर्मेशन कहाँ होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। और ये जो ब्लड है ना, वो उसमें तीन चीज का मिश्रण होता है, ठीक है। पहला जो होता है आरबीसी, दूसरा जो होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो होता है वो क्या, प्लेटलेट्स, और तीसरा जो होता है वो प्लेटलेट्स होता है। तो जो डब्ल्यूबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी में ही लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। और यही में लिम्फोसाइट्स दो तरह के होंगे, एक बी टाइप लिम्फोसाइट्स, बी टाइप लिम्फोसाइट एंड टी टाइप लिम्फोसाइट्स, बी टाइप लिम्फोसाइट्स एंड टी टाइप लिम्फोसाइट, ठीक है। बी टाइप लिम्फोसाइट्स एंड टी टाइप लिम्फोसाइट्स। और ये बी टाइप एंड टी टाइप लिम्फोसाइट जो है वो क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, ठीक है। इन्हीं दो टाइप के लिम्फोसाइट्स की वजह से हमारा जो शरीर है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और जब तक ये बी टाइप और टी टाइप लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर में बनेंगे नहीं, डेवलप नहीं होंगे, मेच्योर नहीं होंगे, तब तक हमारा इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो वीक ही रहेगा, ठीक है। तो ये बी टाइप और टी टाइप लिम्फोसाइट्स को बड़ा कौन कर रहा है, तो थाइमोसिन हार्मोन, मैंने बताया क्या कि कौन सा हार्मोन्स कर रहा है, तो ये थाइमस ग्लैंड कर रहा है, और थाइमस ग्लैंड का थाइमोसिन हार्मोन कर रहा है, थाइमस ग्लैंड का थाइमोसिन हार्मोन कर रहा है। तो इसीलिए थाइमस ग्लैंड जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। और ये एकमात्र इकलौता ऐसा ग्लैंड्स है जो कि एज बढ़ने के बाद इसका साइज डिक्रीज होता है। इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं, वो जो बीमार होते हैं, बहुत जल्दी बीमार भी हो जाते हैं, और अगर बीमार होते हैं तो बिना अच्छे से ट्रीटमेंट का वो जल्दी रिकवर भी नहीं कर पाते हैं, उनका रिकवरी रेट भी कम होता है। लेकिन जो यंगर्स होते हैं, जो 20 से 30 साल के एज में होते हैं, तो उनका अगर ट्रीटमेंट होता है तो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाते हैं। तो मेन रीज़न यही है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड के बारे में अभी हम लोग को इतना पढ़ना है। अगर हम इसका ये बात करते हैं, इम्यूनिटी ग्राफ की अगर बात करते हैं, तो इम्यूनिटी ग्राफ हम लोग बना सकते हैं इस तरह से, इस तरह से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं इसका, एज इम्यूनिटी ग्राफ, ठीक है। अगर ये 0 हो गया, ये 8 साल हो गया, 8 साल के बाद जो है ना, ये जो एज है ना, ये हमारा पीक जो एज है, ये कौन सा रहेगा, 20 से 30 साल के बीच में। अब 30 साल के बाद ये क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, और ये लगभग 40 साल के बाद क्या हो जाता है, एक सेचुरेशन हो जाता है, ठीक है। ये ग्राफ जो है ना, ये सेचुरेट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है ना, ये क्या है, एज है, और ये इम्यूनिटी सिस्टम को बता रहा है ऊपर वाला, ठीक है। तो हमारा रोग से लड़ने का जो क्षमता है वो घटने लगता है आफ्टर 30 ईयर्स एज। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की, तो वो कौन सा ग्लैंड्स है, एड्रिनल ग्लैंड्स। अगर नेक्स्ट ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो मैंने बताया था कि एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ लोकेटेड होते हैं,
एड्रिनल ग्लैंड्स। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स है इनका लोकेशंस कहाँ होता है? तो सबसे पहले अगर लोकेशन की बात करते हैं तो अबव किडनी, अबव KIDNEY, अबव किडनी, ठीक है। और जो किडनी है उनका शेप कैसा होता है? किडनी का शेप कैसा होता है? तो बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीन लाइक स्ट्रक्चर, ये भी पूछे जाते हैं, ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब बीन का स्ट्रक्चर होता कैसा है? तो बीन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का रहता है। तो हमारे शरीर में कितने किडनी का पेयर, एक का पेयर रहते हैं और दो किडनी रहते हैं ना, इस तरह से। तो ये जो किडनी है एक पेयर, तो इसके जस्ट ऊपर कौन से रहेंगे? ग्लैंड्स रहेंगे, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर ग्लैंड रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे रहेंगे, अबव द किडनी, यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, अबव द किडनी। अगर हम इसका बात करते हैं तो इसमें भी दो पार्ट्स रहेंगे, ऐसे रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, सपोज काट के मैं दिखा रहा हूँ अभी। ये जो किडनी वाला ये जो पार्ट है ना एड्रिनल ग्लैंड्स, इसी को हम लोग एड्रिनल ग्लैंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एड्रिनल ग्लैंड्स। ये जो है ना एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स। ये क्या है? ये किडनी है, ये भी क्या है? किडनी ही है, और ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड्स है, ठीक है। अब ये दो पार्ट मैंने बताया, ठीक है, दो पार्ट मैंने बताया, तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि ये जो पार्ट है ना अंदर वाला हिस्सा, इसका कुछ अलग नाम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं मेडुला, इसको हम लोग बोलते हैं मेडुला, मेडुला, MEDULL, मेडुला पार्ट इसको। और दूसरा जो है ना, दूसरा जो है ये ऊपर वाला, ऊपर वाला को हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं ताकि आपको इजी से समझ में आए। ये जो है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स पार्ट, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक है। ये भी वही सब हो गया, बाहर वाला हो जाएगा कॉर्टेक्स पार्ट, और ये जो पार्ट हो जाएगा बीच वाला वो क्या हो जाएगा? मेडुला पार्ट, इसको मेडुला पार्ट, ठीक है। तो हम लोग के दो किडनी होते हैं और दोनों किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर क्या रहेंगे? तो वो ये पार्ट्स रहेंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों, ये दोनों किडनी के में दो दो पार्ट्स रहेंगे, कॉर्टेक्स पार्ट्स और मेडुला पार्ट। कॉर्टेक्स पार्ट जो हो गया अपर पार्ट को बोलते हैं, और मेडुला पार्ट जो होता है वो बीच वाले हिस्से को बोलते हैं, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि मेडुला पार्ट और कॉर्टेक्स पार्ट्स का क्या रोल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में बात कर देते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स हैव टू पार्ट, ठीक है। पहला जो हो गया कॉर्टेक्स पार्ट, और दूसरा जो हो गया मेडुला पार्ट, ठीक है। दूसरा जो हो गया मेडुला पार्ट। पहला कॉर्टेक्स पार्ट को मैं डिफाइन करता हूं, लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड्स का मैंने बहुत सारा नाम बताया था जब मेरा एंडोक्राइन सिस्टम का जब फर्स्ट लेक्चर था उस टाइम, याद है किसी को? तो मैंने यहाँ पे बताया था कि एड्रिनल ग्लैंड्स का बहुत सारे नाम होते हैं, तो वो नाम भी एक बार पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। adrenal glands also known as सबसे पहला मैंने बताया था कि इसको इमरजेंसी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, इमरजेंसी
ग्लैंड भी बोलते हैं। दूसरा, इसे बॉडी गार्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। अब ये सब मैं बताऊंगा क्यों बोलते थे इसको ना, वहां पे भी मैंने थोड़ा सा बताया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगा और आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे 3F ग्लैंड्स बोलते हैं और 4S ग्लैंड बोलेंगे। 4S ग्लैंड से नाम से ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अवॉइड मत कीजिएगा ये सभी को। किसी में कोई भी पूछ सकता है कि इमरजेंसी ग्लैंड्स किसे बोलते हैं, बॉडीगार्ड ग्लैंड्स किसे बोलते हैं, 3F ग्लैंड्स किसको बोलते हैं, 4S ग्लैंड्स किसको बोलते हैं, या डू और डाई ग्लैंड्स किसको बोलते हैं। तो 5th नंबर पे डू और डाई ग्लैंड्स, ठीक है। अब डू और डाई ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं, 4S ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं, 3F ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं, बॉडी गार्ड ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं, ये सभी के सभी मैं बता रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कॉर्टेक्स पार्ट की, कौन सा, तो कॉर्टेक्स पार्ट की, तो हेडिंग में डाल देते हैं कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक है। कौन सा, तो कॉर्टेक्स पार्ट। कॉर्टेक्स पार्ट, कॉर्टेक्स पार्ट कौन हो गया, अपर वाले पार्ट हो गए, अपर पार्ट है कॉर्टेक्स पार्ट, अपर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। फिगर में मैंने बताया था ना, एड्रिनल ग्लैंड्स के अपर पार्ट होते हैं, तो ठीक है ना। अब ये जो अपर पार्ट है ना, वो 3 तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशंस करते हैं, 3 तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इट secrete 3 टाइप ऑफ हार्मोन। अब ये जो 3 टाइप के जो हार्मोन हैं वो कौन कौन से हैं, तो अगर सबसे पहला बात करते हैं तो ग्लूकोकोर्टियोइड्स, ग्लूकोकोर्टियोइड्स, ग्लूकोकोर्टियोइड्स। ग्लूकोकोर्टियोइड्स। दूसरा जो है वो मिनरलोकोर्टियोइड्स, मिनरलोकोर्टियोइड्स, मिनरलोकोर्टियोइड्स। और तीसरा जो होंगे वो होंगे एंड्रोगोन, मिनरलोकोर्टियोइड्स, ग्लूकोकोर्टियोइड्स, मिनरलोकोर्टियोइड्स एंड एंड्रोगोन। तो जो ग्लूकोकोर्टियोइड्स है वो कौन से हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स का काम क्या है, फंक्शंस क्या है, तो ये मैं बताता हूँ सभी के बारे में। ये सभी के सभी क्या है, हार्मोन है। और ये हार्मोन कौन रिलीज करता है, तो ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड्स के अपर पार्ट, जिसको हम लोग कॉर्टेक्स पार्ट बोलते हैं, वो रिलीज कर रहा है, ये तीनों के तीनों हार्मोन, ठीक है। अब ये ग्लूकोकोर्टियोइड्स करता क्या है, तो अगर हम पहला ग्लूकोकोर्टियोइड्स की बात करते हैं, ग्लूकोकोर्टियोइड्स, 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 थोड़ा सा स्पेलिंग देखना होगा। ग्लूकोकोर्टियोइड्स, कोर्टिकोइड्स होता है, कोर्टिकोइड्स, CORTI, CO, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, यहाँ पे भी उसी तरह से मिनरलोकोर्टिकोइड्स, कोर्टिकोइड्स, 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 एंड्रोगन।
ठीक है। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो हार्मोन्स है वो क्या करता है, तो ये जो है ना, ये फंक्शन अगर बात करते हैं तो ये शुगर और स्ट्रेस को रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में। शुगर, ये हमारे बॉडी में शुगर और स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। ठीक है। तो पहला हो गया कि क्या, शुगर, और दूसरा हो गया स्ट्रेस। ये क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब क्या, हमारे बॉडी में शुगर और स्ट्रेस को मेंटेन करके रखता है। कौन सा, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी में शुगर और स्ट्रेस को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड्स को, तो ये जो मिनरलोकोर्टिकोइड्स है ये हमारे बॉडी में क्या करता है, तो मिनरल्स हमारे बॉडी में साल्ट है। मिनरलोकोर्टिकोइड्स क्या है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये हमारे बॉडी में, ये अगर फंक्शंस की बात करते हैं तो ये हमारे बॉडी में साल्ट का रेगुलेशन करता है। साल्ट का रेगुलेशन करता है। ठीक है। तो साल्ट का रेगुलेशन करता है। अगर हम थर्ड वन वाला की बात करें, तीसरा एंड्रोगोन का, थर्ड जो है एंड्रोगोन, तो ये हमारे बॉडी में इसका फंक्शन क्या है, तो ये सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करता है या रेगुलेट करता है। सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट या शो करता है। रेगुलेट करना मतलब ड्यूरिंग लव मेकिंग रिलेशंस में आपको वो हार्मोन्स सिक्रीशंस होता है और उस टाइम ही कुछ चेंजेस हमारे बॉडी में जो आते हैं, तो इसलिए उसको वर्ड को रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि वो हमेशा सिक्रीशन थोड़ी ना होते रहता है। जब आप लव मेकिंग करते हो उसी टाइम एंड्रोगोन हार्मोन्स का सिक्रीशंस होता है, और ये एंड्रोगोन का हार्मोन्स का सिक्रीशंस किसकी वजह से होता है, तो एंड्रोगोन क्या है, हार्मोन है। ये एंड्रोगोन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स के कौन से पार्ट से, कॉर्टेक्स पार्ट अपर पार्ट जो होता है वहाँ से सिक्रीशंस होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कितने एस हो गए, एस, पहला एस हो गया शुगर, दूसरा एस हो गया स्ट्रेस, तीसरा हो गया साल्ट, और चौथा एस हो गया सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये जो 4S नाम दिया गया है, ये जो 4S नाम दिया गया है, इसका मतलब ही यही होता है। क्या क्या होता है, तो सबसे पहला शुगर का रेगुलेशन, दूसरा हो गया साल्ट, दूसरा हो गया स्ट्रेस का रेगुलेशन, तीसरा हो गया साल्ट का रेगुलेशन, और चौथा हो गया सेक्सुअल कैरेक्टर का रेगुलेशन। तो ये 4S का रेगुलेशन हमारे बॉडी में कौन कराता है, तो एंड्रोगोन। ये जो हमारे 4S का जो कैरेक्टर है वो हमारे बॉडी में कौन कराता है, तो एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स वाले पार्ट करवाते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स वाले पार्ट, तो ग्लैंड्स कौन हुए, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गए। इसीलिए ये एड्रिनल ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 4S नाम दिया जाता है, क्योंकि ये 4S को हमारे बॉडी में रेगुलेट करता है। जो पहला एस हो गया शुगर, दूसरा एस हो गया स्ट्रेस, तीसरा हो गया साल्ट, एंड फोर्थ एस हो गया सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये 4S को रेगुलेट किए कौन, कॉर्टेक्स वाले पार्ट, एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टेक्स वाले पार्ट। ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरा मेडुला पार्ट का, दूसरा जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट मेडुला। मेडुला पार्ट क्या है, इनर पार्ट है। इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड
ये इनर पार्ट किसका है? एड्रिनल ग्लैंड का। अब इसका फंक्शंस क्या है और ये क्या कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है, अब हम इसका पढ़ते हैं। पहले ये कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो ये जो मेडुला पार्ट है ना, तो ये मेडुला पार्ट दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो ये बोलते हैं टू टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीशंस of medulla part of adrenal gland। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, अच्छे से पढ़िएगा इसको। तो अब ये जो है वो कितने हार्मोन्स का सिक्रीशंस कर रहा है? दो हार्मोन्स का सिक्रीशंस कर रहा है। जो पहला जो हार्मोन्स है उसको बोलते हैं एड्रेलिन। क्या बोलते हैं? एड्रेलिन। जो पहला हार्मोन्स है उसको बोलते हैं एड्रेनलिन, या इसको दूसरा नाम है इपिफ्रीन। इपिफ्रीन। और इसको बोलते हैं नॉन एड्रेनलिन या फिर नॉन इपिफ्रीन। नॉन इपिफ्रीन हार्मोन। ये दो तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशंस करते हैं। तो यही दो तरह के ये हार्मोन्स है और इनका जो फंक्शन है ना, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? तो ये दोनों को दोनों इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ हार्मोन कंबाइनली, बोथ हार्मोन combinedly called, both hormones combinedly called क्या? इमरजेंसी हार्मोन। बोथ हार्मोन्स कंबाइनली कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स। ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स को कंबाइनली क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स है इमरजेंसी हार्मोन, अब बात करते हैं इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोलते हैं और है क्या एक्चुअल्स में। तो ये जो इमरजेंसी हार्मोन है ना, ये 3F, हम लोग बात किए थे क्या 3F क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3F जो है ना वो है क्या? फियर। पहला है फियर, दूसरा है फ्लाइट या फाइट लिखो ना, फाइट, और तीसरा लिखो फ्लाइट। जब भी हम लोगों को डर लगता है तो इमरजेंसी डर लगता है तो अचानक अगर आप जा रहे हो, पैर के नीचे सांप आ गया, तो उस टाइम जो बिहेवियर होगा ना वो किस हार्मोन्स की वजह से होगा? तो जो एड्रिनल ग्लैंड्स है वो उसके कौन से पार्ट के होगा? तो मेडुला पार्ट की वजह से होगा। ठीक है, मेडुला पार्ट की वजह से होगा और उस टाइम जो डर लगेगा, उस टाइम जो फियर लगेगा, उसकी वजह से हार्मोन्स हमारा कौन सा निकलेगा? यही इमरजेंसी। इसीलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि उस टाइम जो हार्मोन्स निकलता है वो हमारे बॉडी को सेव करने के लिए निकलता है। इसीलिए इसको बॉडीगार्ड ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इसीलिए इसको बॉडीगार्ड ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, और फाइट कई बार होता है क्या कि हम लोग अचानक डर की वजह से उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, जब फाइट करते हैं या फाइट किसी से झगड़ा करते हैं या लड़ते हैं तो उस टाइम भी हमारा कौन सा हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है? तो यही इमरजेंसी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ठीक है, यही दो इमरजेंसी हार्मोन जो बताया मैंने, क्या? इपिफ्रीन और नॉन इपिफ्रीन, या एड्रेलिन या नॉन एड्रेलिन। तो यही हार्मोन्स निकलते हैं फ्लाइट में जब हम होते हैं, तो उस केस में भी यही हार्मोन्स निकलते हैं डर की वजह से। या फिर कई बार अगर पैर के नीचे अचानक कुछ दब जाए तो जो अचानक से हम लोग छलांग लगा लेते हैं, तो वो
इसी वजह से होता है, इसी हार्मोन्स की वजह से ऐसा ऐसा होता है। और कुछ कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस भी इसी हार्मोन्स की वजह से होता है। तो क्या क्या बायोलॉजिकल चेंजेस इस हार्मोन्स की वजह से होता है? तो हम लोग लिखते हैं बायोलॉजिकल चेंजेस। कौन कौन से बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इस हार्मोन्स की वजह से? तो अगर जैसे रोंगटे खड़े होते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं तो इसी वजह से होते हैं। या कपकपाते हैं लोग तो इसकी वजह से ही होते हैं। कपकपाता भी है लोग तो इसकी वजह से ही कपकपाता है। या लार कम आना, लार कम आना, ये सब जो कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस है ना, ये इसी हार्मोन्स की वजह से होते हैं। और इसी हार्मोन्स को बॉडीगार्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। मैंने बताया कि क्यों बॉडीगार्ड बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को स्वयं हमारे बॉडी को रक्षा करने के लिए जो इंस्टेंटली जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स का जो मेडुला वाला पार्ट, वो इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दीज हार्मोन्स फीलिंग टुवर्ड्स fear and thus it make body movement to save and thus it is also called bodyguard glands या बॉडीगार्ड हार्मोन्स और डू और डाई ग्लैंड्स बोलते हैं, इसी वजह से ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स की कहानी। एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में मैंने पूरा का पूरा बता दिया कि एड्रिनल ग्लैंड्स का दो पार्ट होते हैं, एक मेडुला पार्ट्स होते हैं और एक कॉर्टेक्स पार्ट होता है। मेडुला पार्ट जो होता है वो बीच वाला हिस्सा को बोलते हैं और कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है वो अपर वाले हिस्से को बोलते हैं। जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो तीन तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशंस करता है, ग्लूकोकोर्टियोइड्स, मिनरलोकोर्टियोइड्स और एंड्रोगोन। ठीक है, और जो मेडुला वाला पार्ट है वो दो तरह के हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है जिसे इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं, और वो एड्रेलिन या नॉन एड्रेलिन का सिक्रीशंस करता है। और ये दोनों नॉन एड्रेलिन्स का जो सिक्रीशन, ये जो मेडुला पार्ट वाला जो है इसी को हम लोग 3F के नाम से जाने जाते हैं। और 3F क्या है? फियर, फाइट एंड फ्लाइट। तो ये हो गए एड्रिनल ग्लैंड्स की बारे में। अगर अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट ग्लैंड अब हम डालते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक कैसा ग्लैंड है? तो मिक्स ग्लैंड है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको बायोलॉजी के डाइजेशन सिस्टम में भी बताया था। जो लोग डाइजेशन सिस्टम का नहीं देख पाए हैं लेक्चर, तो वो जल्दी से जाकर लेक्चर अटेंड कर लें ये वीडियो ख़त्म होने के बाद, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी समझ में आएगा। तो पेनक्रियाज का लोकेशन सबसे पहले हम बताते हैं। तो पेनक्रियाज का लोकेशन कहाँ है? तो बिलो स्टमक और बिलो लीवर के पास में होता है। ये जो स्टमक वाला पोर्शन रहता है और इधर क्या रहता है? लीवर रहता है। ये डिओडेनम वाला पार्ट, तो यहाँ पे ही पेनक्रियाज रहता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? ये है स्टमक और ये है पेनक्रियाज, और ये क्या है? लीवर। तो बिलो स्टमक हम लोग लिख सकते हैं या बिहाइंड स्टमक भी लिख सकते हैं। बिहाइंड
स्टमक, बिहाइंड स्टमक, ठीक है, क्या वो लिख सकते हैं, बिहाइंड स्टमक पेनक्रियाज के लोकेशंस। तो इस तरह से आज मैं आपको पेनक्रियाज बता रहा हूँ। पेनक्रियाज में मैंने बताया था क्या, स्टमक में बहुत सारी चीज़ मैंने स्टमक में पेनक्रियाज में बताया था कि कौन कौन से सेल्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। बिहाइंड स्टमक या बिलो स्टमक भी लिखा जाता है, बिलो स्टमक भी लिखते हैं, ठीक है, बिलो स्टमक भी लिखते हैं, क्या बोलते हैं, बिलो स्टमक भी लिखते हैं, ठीक है, बिलो स्टमक। बिलो स्टमक भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बताते हैं कि पेनक्रियाज को डिस्कवर किसने किया था। अगर हम बताएं, डिस्कवर भी पूछता है कई बार, अगर डिस्कवर की बात करते हैं तो डिस्कवर किसने किया था, तो लैंगरहैंस ने किया था, लैंगरहैंस ने किया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है, अगर प्रोड्यूस की बात करते हैं या सिक्रीशंस की बात करते हैं, प्रोड्यूस या सिक्रीशंस की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो ये दो चीज का प्रोड्यूस करते हैं। एक करते हैं एंजाइम्स, और दूसरा करते हैं हार्मोन्स। एंजाइम्स के बारे में मैंने डाइजेशन सिस्टम में अच्छे से बता दिया है, डाइजेशन में मैंने बता दिया। और यहाँ पे हम लोग हार्मोन्स के बारे में एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। तो अगर डाइजेशन एंजाइम्स के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरा डाइजेशन सिस्टम वाला लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा, उसमें अच्छे से बताया गया। मैं यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा, हालांकि एंजाइम्स के बारे में मैं ओरली बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन हार्मोन्स के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा। तो अगर हम बात करते हैं पेनक्रियाज का, तो पेनक्रियाज में 4 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। पेनक्रियाज में पेनक्रियाज हैव 4 टाइप ऑफ सेल्स, 4 तरह के सेल होते हैं, ठीक है। और ये 4 तरह के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्यों बोलते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो पेनक्रियाज जो रहता है ना, उसमें ये सेल्स क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। ये चारों के चारों सेल्स जो होते हैं ना, 4 टाइप्स ऑफ सेल फ्लोट करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, इसलिए इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, तो लिख लीजिए 4 टाइप ऑफ सेल। अब ये जो 4 टाइप ऑफ सेल रहेंगे, तो पहला रहेंगे अल्फा सेल, दूसरा रहेंगे बीटा सेल, अल्फा का सिंबल क्या है, ऐसा, बीटा का सिंबल क्या है, ये। तीसरा रहेंगे गामा सेल जिसका सिंबल ये है, और कहीं कहीं डेल्टा भी लिखा रहता है, डेल्टा सेल भी लिखा रहता है, ठीक है। तो डेल्टा का सिंबल कैसा है, डेल्टा का सिंबल ये। और जो 4th रहेंगे उसको बोलेंगे एफ सेल या पीपी सेल बोलते हैं, एफ सेल या पीपी सेल बोलते हैं। ये जो एफ सेल्स और पीपी सेल्स है ना, ये एंजाइम्स का सिक्रीशंस करता है, एंजाइम्स को बनाता है, ये एंजाइम्स बनाता है, क्या बनाता है, एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स मैंने डाइजेशन सिस्टम में अच्छे से बताया है, तो अगर उसके बारे में पढ़ना है तो डाइजेशन सिस्टम में पढ़ लीजिएगा। ये जो पीपी सेल्स है वो 3 तरह के एंजाइम्स बनाते हैं, मैं ओरली बता देता हूँ लेकिन लिखता नहीं। 3 तरह के एंजाइम्स बनाते हैं। जो पहला जो एंजाइम्स बोलेगा वो पेनक्रेटिक एमाइलेज, दूसरा जो होगा वो ट्रिप्सिन बनाएगा, और तीसरा जो होगा वो क्या बनाएगा, लाइपेज बनाएगा। और ये तीनों का अलग अलग काम है।
तीनों का पेनिक्रेटिक एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है। और दूसरा जो हो गया क्या बोलेगा, ट्रिप्सिन, वो प्रोटीन्स का डाइजेशन कराएगा। और तीसरा लाइपेज, वो फैट का डाइजेशन कराता है। तो ये डाइजेशंस में आपको पीपी सेल्स और एफ सेल्स के बारे में पढ़ना है। और जो लोग मेरा डाइजेशंस वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लें, डाइजेशन से एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। अगर हम बात करते हैं ये तीनों का, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, तो ये एंडोक्राइन्स में ही आते हैं। ये किस में आते हैं, एंडोक्राइन में ही आते हैं। अल्फा सेल, ठीक है, ये अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल, ये तीनों के तीनों किस में आएंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में आएंगे। अब ये तीनों के तीनों एंडोक्राइन सिस्टम में आएंगे तो हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि इन चारों सेल में सबसे ज़्यादा जो सेल होता है ना पेनक्रियाज में, वो बीटा सेल होता है और उसका परसेंटेज कितना होता है, 70% होता है। उसके बाद 20% जो सेल्स होंगे ना वो अल्फा सेल होंगे और गामा सेल 5% होते हैं। और पीपी सेल्स भी कितने, तो 5% सेल्स होंगे। हो गए ना 100%। अब यहाँ पे जो मैं मेन चीज बताना चाहता हूँ कि अगर बीटा सेल्स ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि बीटा से जो हार्मोन्स निकलेगा वो भी ज़्यादा निकलेगा। उसके बाद अगर अल्फा सेल का नंबर आता है तो बीटा सेल जितना हार्मोन्स रिलीज कर रहा है उससे थोड़ा सा कम अल्फा सेल रिलीज करेगा, और अल्फा सेल से भी कम गामा सेल्स और पीपी सेल्स निकालेगा। और गामा सेल्स 5% है, पीपी सेल्स भी 5% है। इसका मतलब कि दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ सिक्रीशंस देगा, लेकिन एक तो एंजाइम सिक्रीशंस दे रहा है, दूसरा हार्मोन सिक्रीशन दे रहा है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये तीनों सेल कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। तो अगर हम यहीं पे बता दें तो अल्फा सेल जो है, अगर हम यहीं पे बताने की कोशिश करें तो जो अल्फा सेल है वो सिक्रीशंस किसका देगा, तो अल्फा सेल जो है वो सिक्रीशंस देता है ग्लूकागोन का। या फिर टॉपिक वाइज बता देता हूँ, ठीक है। अल्फा सेल की अगर बात करते हैं, पहला LPH, अल्फा सेल की अगर बात करते हैं तो ये जो हार्मोन्स रिलीज करेगा, ये हार्मोन जो रिलीज करेगा, कौन सा रिलीज करेगा, तो ये जो हार्मोन्स रिलीज करेगा वो ग्लूकागोन करेगा, ग्लूकागोन रिलीज करेगा। और ये ग्लूकागोन किसके थ्रू डिस्कवर किया गया था, तो ये जो हार्मोन्स है, हार्मोन डिस्कवर्ड बाय किम्बल एंड मुरलिन, किम्बल एंड मुरलिन, किम्बल और मुरलिन ने इसका डिस्कवर किया था, ठीक है। ये ग्लूकागोन का, और ग्लूकागोन का फंक्शंस क्या है, ग्लूकागोन का फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है कि एक्सेस जो शुगर रहता है ना, एक्सेस जो शुगर रहता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाला कौन रहता है, तो वो इंसुलिन रहता है। तो अब ये इंसुलिन के जस्ट उल्टा करता है। ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो फंक्शन क्या है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है कौन, तो ग्लूकागोन, ठीक है। थोड़ा सा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी फिलहाल आप यहाँ पे लिखिए कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। और ग्लाइकोजन एक्चुअली होता कहाँ है, जब हम डाइजेशन में बहुत अच्छे से बताया था कि जब हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में बदलता है। और ये ग्लाइकोजन क्या करता है, लीवर में जाकर स्टोर हो जाता है। तो जब लीवर में स्टोर होता है ना, तो जब हम लोग फास्टिंग करते हैं
जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो उस टाइम क्या करता है कि लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है तो वहां से वो निकालता है और फिर से वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है इसलिए है ताकि हम लोग को एटीपी मिले। अब ये क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद क्या करता है हमारा शरीर, ये भी यहाँ पे हम बता देते हैं कि जैसे ही ग्लूकोज ब्लड के साथ मिक्स होकर हमारा फेफड़ा तक जाएगा, लंग्स तक जाएगा, तो वहां पे एयर के साथ रिएक्शन करेगा और वो हमारा H2O, CO2 और ATP बनाएगा। और यही ATP से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ATP से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एटीपी का भी फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये इसका तो मैं पूरा डिटेल्स आपको सेल वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से बताऊंगा कि कैसे कैसे हमारा बॉडी में एनर्जी ऑब्जर्व होता है और कहाँ से एनर्जी हमको मिलता कैसे है, कहाँ सेल्स के कौन से हिस्से में टूटता है और कैसे टूटता है, ये सभी के सभी मैं सेल्स वाले टॉपिक में बताऊंगा जो आगे लेसन्स में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं यही बता रहा हूँ कि जैसे ही हम लोग का बॉडी डाइजेशन होने के बाद लीवर में स्टोर हो जाता है, तो जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो खाना तो हमारे पेट में रहता नहीं है कि हम लोग को एनर्जी मिलेगा डायरेक्टली, तो वो जो स्टोर एनर्जी है वहां से ग्लूकोज लेता है, वहां से ग्लाइकोजन क्या करता है कि ग्लूकोज में बदल देता है उसको, और ग्लूकोज ब्लड के साथ मिक्स होकर लंग्स तक जाता है, और लंग्स के में जाता है तो हम लोग सांस लेते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एटीपी का फॉर्मेशन करता है और हमें एनर्जी मिलती है और हम लोग चलते फिरते बोलते खाते पीते सब चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। ये हो गई बात किसकी, ये हो गई हमारा कौन से सेल्स की बात हो गई, ये हमारा अल्फा सेल्स की बात हुई। अब यही अल्फा सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यही अल्फा सेल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट रिलीज, ये जो हार्मोन्स है, दिस ग्लूकागोन, जो हम लोग लिखेंगे ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज ड्यूरिंग फास्टिंग। जब हम लोग फास्टिंग करते हैं, जब हम लोग भूखे रहते हैं, उस केस में ये ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, और ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है कि लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और वो ग्लूकोज ब्लड के साथ मिक्सअप होकर लंग्स तक जाता है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर एटीपी का फॉर्मेशन करता है और हमको एनर्जी मिलती है। अब नेक्स्ट अगर जो हम बात करते हैं बीटा सेल्स की, तो चलिए हेडिंग डालते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या क्या कराते हैं अब हम बताते हैं। बीटा सेल, ठीक है, ये जो बीटा सेल है ना, मैंने बताया ये मैक्सिमम परसेंट में होता है, और वो कितना होता है, 70% होता है। जब मैक्सिमम परसेंट में हो गया तो 70% हो गया। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज में होता है अमंग ऑल 4 टाइप ऑफ सेल, अमंग ऑल 4 टाइप ऑफ सेल्स। सभी चारों सेल्स में से सबसे ज्यादा कौन से सेल्स की संख्या होती है, तो बीटा सेल्स की होती है, और ये 70% होती है। और ये सेल्स कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो ये जो हार्मोन्स रिलीज करता है वो इंसुलिन करता है। क्या करता है, इंसुलिन करता है, इंसुलिन करता है। अब ये जो इंसुलिन है, ठीक है, ये इंसुलिन निकलता कैसे है और ये इंसुलिन का खोज किसने किया है, तो अगर हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, बहुत बार पूछा जाता है डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन। डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन की अगर हम बात करते हैं तो बेंटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन का खोज किया था,
और हमारे बॉडी में इंसुलिन को बनने में कौन से मिनरल्स हेल्प करते हैं। अगर हम इस बात का बात करते हैं कि कौन से मिनरल्स हमारे बॉडी में जो इंसुलिन का फॉर्मेशंस में हेल्प करते हैं, तो वो करते हैं जिंक। ठीक है, जिंक मिनरल्स present in human body to help the formation of insulin, to help the formation of insulin, to help the formation of insulin। अब ये जिंक जो मिनरल्स है वो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो जिंक मिनरल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो कहाँ कहाँ रहता है, तो एक तो हो गया कहाँ, बीटा सेल्स में, क्योंकि बीटा सेल से इंसुलिन का फॉर्मेशन कर रहा है और इंसुलिन के फॉर्मेशन में कौन से मिनरल्स हेल्प करते हैं, तो जिंक मिनरल्स हेल्प करते हैं। तो जाहिर सी बात है बीटा सेल्स में ही जिंक मिनरल्स रहेंगे। दूसरा बात करते हैं तो ये कुछ सलाइवा में भी रहते हैं, अगर तीसरा बात करते हैं तो हम लोग का जो ह्यूमन आंसू होता है, टीयर्स, उसमें भी रहते हैं। अब ये टीयर्स में रहते हैं तो जाहिर सी बात है टीयर्स को रिलीज कौन करता है, तो आई ग्लैंड्स करता है। आई ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स कहते हैं। और ये लैक्रिमल ग्लैंड्स कैसा ग्लैंड्स है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। और ये किस टाइप का एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। तो ये सभी के सभी बात आपको याद रखना है कि किस तरह का ग्लैंड्स है, क्या क्या रिलीज करता है, और बड़ा ग्लैंड्स है, छोटा ग्लैंड्स है, ये सभी के सभी याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि इंसुलिन का फंक्शंस क्या है, फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का क्या फंक्शन है, तो ये जो है ना हमारे बॉडी में शुगर को मेंटेन करता है। अब शुगर कहाँ रहेंगे, ब्लड में रहेंगे। तो इट मेंटेन द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन ह्यूमन ब्लड, इट मेंटेन द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में शुगर की क्वांटिटी को मेंटेन करता है। क्या करता है कि जैसे ही ब्लड में एक्सेस शुगर होता है, शुगर बोले तो ग्लूकोज, जैसे ही ब्लड में एक्सेस शुगर होता है तो ये क्या करता है, इंसुलिन कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लाइकोजन। ठीक है, इंसुलिन जो है ना वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है ब्लड में। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, एंड ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लीवर। स्टोर कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन लीवर में होता है। तो अब अगर हम बात करें कि इंसुलिन और ग्लूकागोन का क्या काम है, तो यहाँ पे अगर हम नोट करके लिख दें, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन आर काउंटरएक्ट हार्मोन। काउंटरएक्ट किसे बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत में काम करते हैं। क्या करता है कि एक्सेस ग्लूकोज
जब ब्लड में हो जाता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है किस में, ग्लाइकोजन में। कौन, तो इंसुलिन। और जब एक्सेस या फिर जब फास्टिंग के केसेस होते हैं, ये केस कब होगा, जब आप रेगुलर खाना खा रहे हो। ये फास्टिंग के केस में नहीं ऐसा होगा। जब आप रेगुलर खाना खा रहे हो, ब्लड में एक्सेस शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और वो लीवर तक स्टोर करवा देगा। लेकिन जब आप फास्टिंग करोगे तो वो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और वो ग्लूकोज ब्लड में मिला देगा और वो ब्लड हमारा फेफड़ा तक जाएगा, लंग्स तक जाएगा और जैसे ही हम ऑक्सीजन लेंगे उसके साथ रिएक्ट करके एटीपी का फॉर्मेशन करेगा और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगा। तो इन सब चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सेल्स हैं, वो कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, तो वो है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल या इसको गामा सेल भी बोलते हैं, गामा सेल भी बोलते हैं। बहुत सारे बुक में गामा सेल्स लिखे रहते हैं, बहुत सारे बुक्स में डेल्टा सेल्स लिखे रहते हैं, लेकिन मोस्टली गामा सेल से ही जानते हैं लोग। फिर भी डेल्टा सेल आपको याद रखना है, डेल्टा सेल भी पूछा जा सकता है। ये जो है वो कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशंस करेगा, तो ये जो हार्मोन है ना, वो हार्मोन सोमैटोसिन हार्मोन्स रहते हैं। सोमैटोसिन, सोमैटोसिन हार्मोन, ये कौन सा, सोमैटोसिन हार्मोन। और ये क्या करता है, इसका फंक्शंस क्या है, तो इट रेगुलेट्स बीएमआर। बीएमआर क्या होता है, इट रेगुलेट्स बीएमआर, बॉडी मेटाबॉलिक रेट को। बीएमआर मतलब, बीएमआर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी मेटाबॉलिक रेट। अगर बात करते हैं बीएमआई, तो बीएमआई क्या होता है, बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है। अगर हम बात करते हैं बीएमआई की, तो उसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये नहीं है, बीएमआर है, ये बीएमआर को रेगुलेट करता है, बॉडी मेटाबॉलिक रेट को बोलता है। बॉडी मेटाबॉलिक रेट क्या है, मेटाबॉलिक का मतलब क्या है, जो डाइजेशंस के रेट को, अगर हम इसका बात करते हैं तो ये क्या होता है, डाइजेशन के रेट को रेगुलेट करता है या डाइजेशंस के रेट को मेंटेन करता है, ठीक है। अगर हम डाइजेशंस की रेट की बात करें तो क्या होता है, मालूम है किसी को, 500 ग्राम जो फूड होता है ना, 500 ग्राम फूड जो होता है ना, वो कितना देर में डाइजेस्ट होता है, 500 ग्राम फूड को डाइजेस्ट होने में 5 आवर्स लगते हैं, ठीक है। कितने आवर्स लगते हैं, 5 आवर्स लगते हैं। तो ये सारी बात हो गई किसकी, डेल्टा सेल्स की या फिर गामा सेल्स की। अब लास्ट जो हमारा ग्लैंड्स बच गया, वो कौन सा बच गया, गोनैड्स। तो चलिए गोनैड्स को भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद अगले सेशंस में हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज लाएंगे। एमसीक्यूज लाने से पहले एक बार आप लोग जरूर मेरे तीनों लेसन्स को, इंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 1, इंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 2, इंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 3, ये तीनों पार्ट को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको एमसीक्यूज लगाने में इजी होगा। और ये जब एमसीक्यूज आ जाएगा, उसके बाद आपका कोई भी एग्जाम में जाइए, बैठिए आराम से, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 9वें ग्लैंड्स का, जो कि क्या है, गोनैड्स। मैंने वहां पे भी बताया था, गोनैड्स जो है वो कहाँ रहते हैं, बिलो इंटेस्टाइन, बिलो इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये जो गोनैड्स ग्लैंड है, गोनैड्स जो है वो क्या होते हैं, ऐसे ग्लैंड्स है कि मेल में अलग रहेंगे और फीमेल में अलग रहेंगे। तब आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन से ग्लैंड्स होंगे। अब ये ग्लैंड जो रहेंगे, ये मेल ग्लैंड्स, मेल गोनैड्स बोल सकते हैं, और ये दूसरा रहेंगे फीमेल गोनैड्स। अब ये जो मेल गोनैड्स हैं, अगर हम बात करते हैं मेल गोनैड्स की,
तो ये क्या है, ये टेस्टिस है, ठीक है, ये टेस्टिस है, जो गोल गोल जो दो रहते हैं वो टेस्टिस। और ये जो टेस्टिस है ये क्या करते हैं, ये मेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, मेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और ये मेल हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स है, और ये टेस्टिस जो है वो कौन से हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, टेस्ट्रोजोन को रिलीज करते हैं, टेस्ट्रोजोन को रिलीज करते हैं। टेस्ट्रोजोन, टेस्ट्रोन टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं। और ये एक्चुअली क्या करता है, जो भी हमारे लव मेकिंग के टाइम में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं मेल में, जब आप रिलेशंस बनाने जाते हो या फिर कुछ इस तरह से जो कुछ कर रहे हो, तो जो चेंजेस आपके बॉडी में आते हैं ना, वो टेस्टिस जो हार्मोन्स निकलता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ही होता है। और फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में फीमेल गोनेड्स, फीमेल गोनेड्स जो है वो क्या है, तो ओवरी है, ओवरी ओवरी होते हैं, ओवरी। और ये ओवरी जो है ना, ये फीमेल हार्मोन को रिलीज करेंगे, जो उस लव मेकिंग के टाइम में उनमें चेंजेस आएंगे। और ये जो फीमेल हार्मोन्स होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ओवरी निकालता है, एस्ट्रोजोन बोलते हैं, ओवरी एंड ओ फॉर एस्ट्रोजन, ठीक है, याद रखने के लिए। कई बार पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम कौन सा हार्मोन्स निकलता है, प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी हार्मोन्स किसको बोलते हैं, तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन को, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको एंडोक्राइन सिस्टम से बनेंगे, और यही सारे क्वेश्चंस, यही सारे टॉपिक्स, यही सारे डिटेल्स आपको एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ने हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिए सभी जो भी मैंने बताया है, और उसके बाद कल मैं एमसीक्यूज लेकर आऊँगा, और आप लोग प्लीज़ लाइव आइएगा और एमसीक्यूज को अटेंड कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो किस ओर जा रहा है, ठीक है। तो आप पूरे के पूरे अपडेट रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशंस। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।